everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. सो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स और देखो मैक्रो के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्शन वन शॉट के अंदर। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्ट्स के अंदर कवर करा था और दोनों चैप्टर्स के मैं सारे नोट्स अपलोड कर चुकी हूं। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। आज वाली क्लास के अंदर हम लोग पूरा का पूरा नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स, ये सारी चीजें आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। देन कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की, हम लोग 8 एग्रीगेट्स की बात करेंगे, कन्वर्जन्स डिस्कस करेंगे। देन परसों की क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से। क्या नाम है चैप्टर का? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो देखो सबसे पहले तो चैप्टर की शुरुआत होती है कि यार नेशनल इनकम क्या होता है। देखो नेशनल इनकम क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 टर्म्स को समझना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year। देखो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर पहली बात तो अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है, हम ये जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं ये कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 ऑफ मार्च तक। इस तरह से हमारा ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च तक। तो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उसको टोटल कर दो, हमें क्या मिल जाएगी? हमारी नेशनल इनकम। अब डेफिनेशन ऊपर से गई होगी क्योंकि हमें पता ही नहीं है फैक्टर इनकम क्या होता है, हमें पता ही नहीं है नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होती है, देन हम लोग बात करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, देन अगेन हम लोग इस डेफिनेशन पर आएंगे। तो नेशनल इनकम क्या है? एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उसको प्लस कर दो, उसका टोटल कर दो, हमें क्या मिल जाएगी? हमारी नेशनल इनकम। तो सबसे पहले तो ये समझो फैक्टर इनकम क्या होता है, 1 बाय 1 सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो फैक्टर इनकम क्या है याद करो, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में मैं आ जाती हूँ, आप लोग आ जाते हो, मतलब परिवार इसके अंदर आ जाता है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं क्योंकि इन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके हमें क्या मिलता है? एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरी तरफ होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को आप फर्म्स भी बोल सकते हो। ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन 4 चीजों के बिना हमारे जो प्रोड्यूसर भाई साहब है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्या क्या प्रोड्यूसर को चाहिए? प्रोड्यूसर को लैंड चाहिए जहां पर वो प्रोडक्शन करेगा, उसे काम करने के लिए लेबर चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, अगर उसे काम करना है उसे बिजनेस में पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, और लास्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एक बंदा उसे चाहिए जो बिजनेस के अंदर पूरा का पूरा दिमाग लगाए। तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। अब ये सारी चीजें प्रोड्यूसर को कहां से मिलती हैं? ये सारी चीजें प्रोड्यूसर को मिलती हैं हाउस होल्ड सेक्टर से, यानी कि हम लोगों से। हम लोग क्या है? वी आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पढ़ा था हम लोगों ने कल वाली क्लास के अंदर। तो हम लोग ही अपना लैंड प्रोड्यूसर वगैरह को रेंट पर दे देते हैं, हम लोग ही एज अ लेबर प्रोड्यूसर के यहाँ पर काम करते हैं। हम लोगों में से ही जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो प्रोड्यूसर के पास में उसके बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और हम में से ही एक बंदा है जो सारा का सारा दिमाग लगाता है, उस पूरे के पूरे बिजनेस को चलाता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में क्या आ रही है? फैक्टर सर्विसेज आ रही हैं। क्या आ रही हैं? फैक्टर सर्विसेज आ रही हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप की। फ्री फोकट में तो नहीं आ रही होंगी, बाइलेटरल होता है, दोनों तरफ से आना जाना होता है। तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? जिसका लैंड लिया है उसे रेंट देगा, जो लेबर है उसे कॉम्पनसेशन देगा, यानी कि सैलरी और वेजेस वगैरह दी जाएगी। जिसने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है उसे उस कैपिटल पर क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल गया। और जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या ले लेता है? अपने हिस्से का प्रॉफिट ले लेता है।
इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। क्या कह देते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। तो ये जो कमाई हो रही है ना, ये जो कमाई हो रही है, इसी कमाई को बोला जाता है फैक्टर इनकम, क्योंकि ये फ्री फोकट की कमाई नहीं है, समझ रहे हो, ये फ्री फोकट की कमाई नहीं है, ये अर्न करी हुई कमाई है। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले कॉम्पनसेशन, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाता है, उसके हिस्से का प्रॉफिट। तो ये फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए यही क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। पहली बात समझ में आ गया। तो फैक्टर इनकम क्या है, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की। और ये चीजें उन्हें कहां से मिल रही हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो उन्हें बदले में पेमेंट करना पड़ेगा, इसी पेमेंट को प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगी, हमारी फैक्टर इनकम। नंबर 1 हो गया लैंड के बदले रेंट, नंबर 2 हो गया हमारे एम्प्लॉइज को कॉम्पनसेशन, सैलरी या वेजेस, जिसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है उन्हें इंटरेस्ट मिल जाएगा, और एंटरप्रेन्योर भाई साहब अपने हिस्से का प्रॉफिट ले लेंगे। क्लियर हो गया। तो नेशनल इनकम क्या होता है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, ये अर्न करी हुई इनकम, ये कमाई हुई इनकम अर्न कर रहे हैं, उसे प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाती है, हमारी नेशनल इनकम। तो 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए, अकाउंटिंग ईयर और फैक्टर इनकम। तीसरा कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास में नॉर्मल रेजिडेंट्स। देखो उससे पहले बात करते हैं कि ये जो फैक्टर इनकम हम लोगों ने देखी है और जो ट्रांसफर इनकम्स होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही सिंपल सा है। कमाई हुई इनकम, अर्न करी हुई इनकम को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। फ्री फोकट की अगर कोई इनकम है, बुआ जी आई है, बुआ जी 500 का नोट देकर चले गई, तो वो बदले में थोड़ी ना हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती हैं, वो ट्रांसफर इनकम है। फ्री फोकट की इनकम ट्रांसफर इनकम होती है, कमाई हुई इनकम हमारी फैक्टर इनकम होती है। तो फैक्टर इनकम क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, दैट इज फैक्टर इनकम, कमाई हुई है। लेकिन अगर हमें मान लो कहीं से कोई हेल्प मिल जाती है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशन अगर हमें मिल जाता है, मान लो अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए कुछ डोनेशन करा गया है, हमारे देश के अंदर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है, कोई हजार्ड्स वगैरह आ गए हैं, दूसरी कंट्रीज ने हेल्प कर दी, वो किस में आता है, हमारा ट्रांसफर इनकम में। फ्री फोकट की इनकम है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, चैरिटी, हेल्प, सब किस में आएगा, ट्रांसफर इनकम में। नेचर की बात करें तो फैक्टर इनकम क्यों हो रही है, क्योंकि सर्विसेज रेंडर करी गई है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की कमाई हुई इनकम है। अगर मैं आपसे कुछ चार्ज करूं, वो क्या होगा, मेरी कमाई हुई इनकम होगी। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं, वन साइडेड होते हैं। ये वाले कौन से हैं, बाइलेटरल है। ये कौन से हैं, यूनिलेटरल है। अगर बुआ 500 का नोट देकर गई है तो वो बदले में हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, वन साइडेड है, मतलब यूनिलेटरल है। फैक्टर इनकम अर्नड इनकम है, ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है, अनअर्नड इनकम होती है। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो मैंने पीछे क्या बताया, सिर्फ हम किसे कंसिडर करेंगे, फैक्टर इनकम को। ट्रांसफर इनकम को हम कभी भी नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते। एग्जांपल सिंपल सा है, लैंड के बदले रेंट, एम्प्लॉइज को सैलरी और वेजेस मिल गई, जिसने कैपिटल लगाई थी उसे इंटरेस्ट मिल गया, एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट मिल गया। ट्रांसफर इनकम का अच्छा खासा एग्जांपल है, कहीं से गिफ्ट्स मिल गए, ग्रांट्स मिल गए, डोनेशंस मिल गई, चैरिटी मिल गई। फ्री फोकट की यूनिलेटरल पेमेंट्स जो होती हैं वो किस में आती हैं, ट्रांसफर इनकम में। तो नेशनल इनकम में इसे हमें काउंट करना है, इसे हमें काउंट नहीं करना। पहला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा हमारे पास में क्या आता है कि मैम नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से रेजिडेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाने के लिए आपको 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो गई तो आप नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे, नहीं, यहाँ एंड लिखा है, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तभी आप उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे, अदरवाइज आप क्या कहलाओगे, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पहली कंडीशन है who ordinarily resides in the country। क्या कंडीशन है, who ordinarily resides in the country। अरे मैम ये क्या होता है, देखो ordinarily resides in the country का मतलब है अगर आपको उस कंट्री में रहते हुए मिनिमम 1 साल हो गया, मिनिमम 1 साल हो गया, 1 ईयर होना चाहिए, 1 से ज्यादा तो हो सकता है, मिनिमम अगर आपको उस कंट्री में रहते हुए 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे आप क्या हो, यू आर ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन दैट कंट्री। तो ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग मीन्स दैट अ पर्सन
इज रिजाइडिंग इन दैट कंट्री, कि वो पर्सन उस देश में रह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, और आपको वहां पर रहते हुए मिनिमम 1 साल हो जाना चाहिए। 1 से ज्यादा तो हो सकता है, मिनिमम 1 साल है। मैटर नहीं करता कि आप वहां के सिटीजन हो। मैंने कहा मान लो एक गुंजन नाम की बच्ची है हमारी। अब गुंजन जो है वो इंडिया की सिटीजन है, इंडिया में ही उसका बर्थ हुआ है, उसने कभी फॉरेन की शक्ल भी नहीं देखी, तो गुंजन तो नॉर्मल रेजिडेंट है ही, कोई डाउट ही नहीं है। मैंने कहा एक बच्चा और है हमारे पास में, नितिन। नितिन जो है वो जापान का बंदा है, लेकिन ये जो नितिन है ये इंडिया में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? इंडिया में रह रहा है, और इंडिया में रहते हुए इसे मिनिमम 1 साल हो गया, मिनिमम 1 साल हो गया। मतलब हम क्या बोलेंगे? नितिन इज ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन इंडिया। पहली कंडीशन तो ये पूरी होनी चाहिए। दूसरा है हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, जो बंदा बाहर वाला यहाँ पे रह रहा है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी देश में होना चाहिए। मतलब वो यहाँ पर ऐसे रह रहा है कि वो यहीं पर प्रोडक्शन कर रहा है, यहीं पर जॉब वॉब करता होगा, यहीं पर वो कंजम्पशन कर रहा है, खर्चा कर रहा है, यहीं वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना घर वर ले रखा है। मतलब उसने ये सोच रखा है कि मुझे तो यहीं बसना है, मुझे तो यहीं रहना है, तो हम बोलेंगे कि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री के अंदर है। तो दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस दैट ही कैरी आउट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट उसी देश में कर रहा है। दैट मींस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में है। गुंजन तो क्या है? यहाँ की सिटीजन है, यहीं रह रही है, कोई लोच्चा ही नहीं है, नॉर्मल रेजिडेंट है। नितिन जो है वो जापान का सिटीजन है, मान लो इंडिया रह रहा है, इंडिया में रहते हुए इसे 1 साल से ज्यादा हो गया। दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही होना चाहिए, कि इंडिया में ही अर्न कर रहा है, यही कंजम्पशन कर रहा है और यही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे तो इंडिया में ही रहना है। इसका मतलब इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर है। तो नितिन क्या बन जाएगा? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट। मान लो एक कंडीशन पूरी होती, एक कंडीशन पूरी नहीं होती, तो नितिन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नेहा एक लड़की है, नेहा तो मैम ही है। मैं जो हूँ मैं कनाडा की हूँ, ठीक है, मैं कनाडा की हूँ, लेकिन मुझे इंडिया में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। पहली कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन मैं इंडिया में किसी पर्पस से रह रही हूँ, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से रह रही हूँ, या फिर कोई पढ़ाई करने आई हूँ, मतलब मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर नहीं है, तो मैं इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाऊंगी, मैं कनाडा की ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगी। सो दोनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। यहाँ पर रहना, रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो जाए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पर होना चाहिए, आप किसी पर्पस से नहीं आए हुए होने चाहिए, तब आप नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। अदरवाइज जो नेहा है वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं है, वो क्या है? एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। नेशनल इनकम मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में रहते हुए उन्हें 1 साल से ज्यादा हो गया, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पर है। वो जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, कमाई हुई इनकम अर्न कर रहे हैं, उसका टोटल कर दो, हमें क्या मिल जाएगी? हमारी नेशनल इनकम। चमका यहाँ तक? मुझे कमेंट्स के अंदर बताना पढ़ने में कैसा लगता है, मजा आता है, नहीं आता है, किस तरह का लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना है। देखो ये कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं हो, लेकिन जो आपकी बुक के पीछे एबिलिटी जोन दे रखा है वहां पर ये सारी चीज़ें गिवन होंगी, और ये नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर कौन आते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट के पीछे मैंने आपको कंडीशन बता दी कौन आते हैं, और जो नहीं आते वो क्या कहलाते हैं? नॉन रेजिडेंट। क्या कहलाते हैं? नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। तो कौन कौन आते हैं बहुत अच्छे से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Citizens or institutions of our country who normally reside in our country and whose center of economic interest lies in our country. हमारे ही देश के सिटीजन्स हैं, यहीं जन्म हुआ है, या फिर हमारे ही इंस्टीट्यूशंस है, कभी किसी फॉरेन कंट्री की शक्ल भी नहीं देखी। जैसे मैंने पीछे मान लो गुंजन का एग्जाम्पल दिया था, तो हमारे ही यहाँ की सिटीजन है, हमारे ही यहाँ के इंस्टीट्यूशंस है, तो ये क्या है? हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट है। क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट है। Citizens or institutions of other nations
who continue to live in our country and whose center of economic interest lies in our country। बाहर के सिटीजन है, मैंने कहा जो नितिन है वो जापान का सिटीजन है, जापान का सिटीजन है, लेकिन इंडिया में रह रहा है और इंडिया में रहते हुए उसे एक साल से ज़्यादा हो गया, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अगर इंडिया के अंदर ही है, सारे काम यहीं करता है, तो नितिन भी क्या बन गया हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर है। सिटीजन ऑफ आर कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन आर कंट्री। मान लो हमारे यहाँ के सिटीजन है, गुंजन है, हमारे यहाँ पर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के अंदर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह है, ब्रांचेस है, या फिर कोई फॉरेन एम्बेसी है, यूएस की कोई एम्बेसी है, कनाडा की कोई एम्बेसी है। एम्बेसी का मतलब है हमारे यहाँ पर यूएस की एम्बेसी है, तो उसका काम क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी है ना जो यूएस से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एम्बेसी होती है जो उनकी प्रॉब्लम सुनती है। जैसे मान लो कनाडा के अंदर इंडियन एम्बेसी है, तो उस इंडियन एम्बेसी का काम क्या है कि जो कनाडा के अंदर इंडियंस हैं उनकी प्रॉब्लम सुनी जा सके, उन्हें रिप्रेजेंट करती है हमारी एम्बेसी वहां पर। तो मान लो हमारे देश के अंदर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है या फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह है, कोई यूएस की एम्बेसी है हमारे यहाँ पर, कनाडा की कोई एम्बेसी है, उसमें अगर इंडियंस काम कर रहे हैं तो भी इंडियंस क्या है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाएंगे। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, एक्सेप्शन है, अगर कोई पर्सन किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, किसी फॉरेन एम्बेसी में काम करता है, तो वो हमेशा उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा जिससे वो बिलोंग करता है, चाहे उसे वहां पर काम करते हुए एक साल या एक साल से ज्यादा ही क्यों ना हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कभी भी वहां नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन है, अगर आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हो तो आप उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे जहां से आप बिलोंग करते हो, चाहे आपकी पोस्टिंग दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो। फोर्थ, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री who are living abroad but not for a period of 1 year and whose center of economic interest lies in home country। हमारे यहाँ के सिटीजन है, मान लो मैंने कहा राघव जो है वो हमारे यहाँ का सिटीजन है, लेकिन जो राघव है वो कनाडा में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? कनाडा में रह रहा है, लेकिन कनाडा में रहते हुए अभी इसे एक साल नहीं हुआ और उसका कनाडा के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी नहीं है। एक साल या एक साल से ज्यादा हो जाएगा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कनाडा में हो जाएगा, तो वो कनाडा का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। बट हाल फिलहाल के लिए वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है? वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट है। फिफ्थ, एक और एक्सेप्शन है, बॉर्डर वर्कर्स जो होते हैं हमारे आर्मी वगैरह वाले, जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं वो आए दिन बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, कभी किस देश में जा रहे हैं, कभी किस देश में जा रहे हैं, कभी नेपाल जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं। ये उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाते हैं हमेशा जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, चाहे ये कितनी भी बार बॉर्डर्स क्रॉस कर ले, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्पस से दूसरे देश में जा रहे हैं, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में नहीं है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। बॉर्डर वर्कर्स उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे जिससे वो बिलोंग करते हैं, चाहे ये दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, चाहे कहीं पर भी इनकी पोस्टिंग क्यों ना हो। सेम इसी तरह से हमारे यहाँ के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं, आर्मी वगैरह के लोग होते हैं, ये हमेशा उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं। इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे, चाहे इनकी पोस्टिंग दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, चाहे इन्हें वहां पर रहते हुए एक साल से ज्यादा ही क्यों ना हो गया हो। हम ये मानते हैं कि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर नहीं है, ये किसी पर्पस से गए हुए हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस है, हमारे लोग अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, बॉर्डर वर्कर्स हैं, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, ये तभी भी हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे क्योंकि ये किसी पर्पस से गए हुए हैं, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर नहीं है। चमका कि नहीं चमका मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। ये सब लोग कौन है? हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन नहीं होते? नॉर्मल रेजिडेंट्स में कौन नहीं आते? कौन नहीं आते मतलब कौन हमारे लिए नॉन रेजिडेंट होता है? देखो, जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है वो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। एनआरआई बोलते हैं ना, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें कौन आते हैं? फॉरेनर्स हु विजिट आवर कंट्री फॉर ट्रैवलिंग। कुछ फॉरेनर्स हमारी कंट्री में ट्रैवलिंग के लिए आ रखे हैं, हॉलीडेज मनाने आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए आए हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं, बेशक एक साल या एक साल से ज़्यादा क्यों ना हो गया हो, किसी पर्पस से आए हैं, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में नहीं है, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। क्या है? नॉन रेजिडेंट्स।
ऑफिशियल्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, मान लो ये हमारी कंट्री में पोस्टेड हैं, इनकी पोस्टिंग हमारे देश में हो रखी है, लेकिन ये उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे जहां से ये बिलोंग करते हैं। मैंने पीछे भी बताया था एक्सेप्शन है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्पस से आए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे देश के अंदर हैं, आईएमएफ वगैरह हमारे देश के अंदर है, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाते। उनमें जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, एक्सेप्शन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं जिससे वो बिलोंग करते हैं। बहुत सारे फॉरेन वेसल्स होते हैं, जैसे शिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, या फिर हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स वगैरह को कैच करने के लिए बड़े बड़े शिप वगैरह होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आए दिन बॉर्डर्स क्रॉस करती हैं, फिर भी इनके अंदर जो क्रू मेंबर्स हैं वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई जापान का मान लो शिप है या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट थोड़ी ना माना जाएगा, उसमें जो क्रू मेंबर्स हैं वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, किसी पर्पज से आए हैं। या फिर कोई फॉरेनर आया है हमारे यहाँ पर कोई मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए, अगर उसे यहाँ पर रहते हुए 1 साल से ज़्यादा भी क्यों ना हो गया हो, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी पर्पज से आया है, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। क्या है? नॉन रेजिडेंट। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं, कौन नॉन रेजिडेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन पीछे अगर आप देखोगे एबिलिटी जोन के अंदर सब कुछ गिवन है, और इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ाना तो कुछ नहीं पढ़ा। एक लास्ट बस फाइनल हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन कल वाली क्लास में हम लोग डोमेस्टिक इनकम वगैरह डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट्स डिस्कस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। देखो, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, वीडियो पॉज करना, मुझे कमेंट्स के अंदर खुद आंसर लिखना 5 क्वेश्चंस के, ठीक है। देन एक होमवर्क क्वेश्चन और है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, इंडिया का एम्बेसडर अगर रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के अंदर है, कहीं पर भी हो, वो हमारा ही क्या माना जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। एक्सेप्शन है फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, हमारे यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? नॉन रेजिडेंट है। ये मैंने एक्सेप्शन दिया था। फॉरेनर्स विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी पर्पज से आए हैं, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ये हमारे लिए क्या है? हमारे नॉन रेजिडेंट। A German working as a director of the Office of International Monetary Fund located in India, अरे चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो पियोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा काम कर रहा है तो वो उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जहां से वो बिलोंग करता है। वो जर्मनी का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे लिए वो क्या है? नॉन रेजिडेंट। क्या है? नॉन रेजिडेंट। लोकल पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर काम कर रहे हैं जापान के अंदर। अब जापान में आईएमएफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो इंडिया के लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताना। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, इनके आंसर्स मुझे कॉमेंट्स में करना। विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, इसे हम नेशनल इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे? नेशनल इनकम में क्या आता है? ओल्ड एज पेंशन आते हैं, मनी स्पेंट बाय द एनआरआईज टू हिज मनी स्पेंट बाय द एनआरआईज टू हिज फैमिली इन इंडिया, सेंड भी हो सकता है, एनआरआई ने मनी भेजी है जो उसकी फैमिली इंडिया में रह रही है। ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, या फिर नन ऑफ दीज। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स के अंदर चाहिए ईमानदारी से। और ये सारे नोट्स मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो नोट्स हैं, जितने भी नोट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, सारे मैंने ऐप पर अपलोड कर दिए थे। ऐप का नाम है नेहा जांगड़ क्लासेस, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप खोलना, आपको टॉप के अंदर 3 लाइंस दिखेंगी, वहाँ पर क्लिक करना, फ्री मटेरियल के अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तीनों पार्ट्स, मैं इस चैप्टर के भी नोट्स अपलोड कर दूंगी। और चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टा पर कनेक्ट हो जाओ, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।